हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें लोकोमोशन के लिए विभिन्न प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देखें, अगर अमीबा है तो अमीबा स्यूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन करता है। अगर आप बात करें पैरामीशियम की तो पैरामीशियम वहां पर जो है सीडिया के द्वारा लोकोमोशन करता है। इसके अलावा यूग्लिना है तो फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करते हैं। बैक्टीरिया भी है तो फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन करते हैं। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला, सीलिया, स्यूडोपोडिया आदि के रूप में प्रेजेंट होता है। बट बात करें अगर यहां पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस प्रकार से लोकोमोशन करते हैं। देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन एंड मूवमेंट थोड़ा सा यहां पर चेंजिंग आएगा। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। अगर आप प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स मूवमेंट करता है, लोकोमोशन नहीं करता है। मूवमेंट वहां पर होता है। तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि किस प्रकार से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे लोकोमोशन कर रहा है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लोकोमोशन के लिए मसल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी वो अपने हाथ पैर की जो वहां पर मसल्स है उस मसल्स में इतना लोच होता है, इतना लचीला होता है कि उस लचीलेपन या लोच के कारण जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोकोमोट करते रहते हैं। इसके अलावा वह जो है उसमें मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा हाथ यहाँ पर स्थिर है लेकिन अपने हम हाथ को इसको इतना हिला सकते हैं, मीन्स यहाँ पर मूवमेंट भी होता है और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हैं। ये यहाँ पर लोकोमोशन होता है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें उस तरह से सीलिया, फ्लैजिला या स्यूडोपोडिया तो प्रेजेंट नहीं होता, बट इसमें मसल्स प्रेजेंट होता है और वो मसल्स के थ्रू जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से मूव कर सकते हैं, लोकोमोट कर सकते हैं। और वही चीज जो जो मसल्स है उसी मसल्स का आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, दैट इज नोन एज मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये जैसे अगर हम बात करें, कह दें कि प्रोटोप्लाज्म यानी सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो वो जो प्रोटोप्लाज्म होता है आप लोग जानते हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें एक्साइटेबिलिटी की बहुत ज्यादा प्रमुख गुण होती है। एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, उत्तेजनशीलता होती है। उसी प्रकार से जो मसल्स होते हैं, मस्कुलर टिश्यू में जो मसल्स होते हैं, इस मसल्स में भी जो है बहुत ज्यादा यहां पर एक्साइटेबिलिटी प्रेजेंट होती है। यहां पर एक्साइटेबिलिटी यहां पर प्रेजेंट होती है और इसी एक्साइटेबिलिटी के कारण जो है हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। यानी कह सकते हैं जो मसल्स होता है, एक तो ये इलास्टिक नेचर का होता है, एक तो ये कैसा होता है, इलास्टिक नेचर का होता है, मींस लचीला होता है। अब लचीला होगा तभी वहां पर हम मूव कर पाएंगे। हमारे जो बॉडी है वो बॉडी एक स्थान, थोड़ा सा उसमें मूवमेंट आएगा और खिंचाव उत्पन्न होगा, फिर वो अपने पोजीशन पर आएगा, यानी लचीला होता है। इसके साथ में क्या है, एक्साइटेबिलिटी भी इसमें प्रेजेंट होती है, एक्साइटेबिलिटी भी इसमें पाई जाती है। तो जो यहां पर बात करें मसल्स की, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मसल्स की उत्पत्ति किस जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय किस स्तर से मसल्स की ओरिजिन होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं ओरिजिन की, तो आपको हम बता दें इसकी जो ओरिजिन होती है वो मेसोडर्म से होती है, मेसोडर्म से होती है। लेकिन अगर आप कंपटीशन में जाएंगे तो वहां पर इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वहां पर अपवाद पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी मसल्स होते हैं जो मसल्स मेसोडर्म से डेवलप नहीं होते हैं। और वो कौन कौन से मसल्स हैं, तो मसल्स ही जैसे हमारी नेत्र की जो आइरिस होती है, आइरिस हो गया। इसके अलावा जो सिलियरी बॉडी मसल्स होता है, सिलियरी बॉडी मसल्स ऑफ आइस, तो जो आइरिस है नेत्र की, या फिर जो सिलियरी बॉडी की पेशियां यानी कि जो मसल्स हैं ये यहां पर मेसोडर्म से ना डेवलप करके ये डेवलप होती हैं एक्टोडर्म से। ये आपके यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक में रहता है कि वैसे तो मेसोडर्म से डेवलप होता है मसल्स, बट जो हमारे नेत्र की आइरिस है और सिलियरी बॉडी जो होती है वो यहां एक्टोडर्म से जो है डेवलप होती है।
तो बात करते हैं मसल्स की। मसल्स में यहां पर मैंने कहा इलास्टिसिटी होती, एक्साइटेबिलिटी होती है। एक और इसमें होता है, इसमें जो है कॉन्ट्रेक्टिलिटी भी होती है, यानी कि ये कॉन्ट्रेक्टाइल पोजीशन में भी होता है। तो हम इसको भी यहां पर नोट कर सकते हैं कि ये दे आर कॉन्ट्रेक्टाइलिटी यहां पर प्रेजेंट होती है। मीन्स उसमें कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। एक बार यहां पर ये आकर के संकुचित होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट होगा और फिर अपने रिलैक्स फॉर्म में होता है। एक्चुअल में आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जो हमारी सेल्स में भी मूवमेंट होता है वो साइटोस्केलेटन में दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक एक्टिन होता है, एक मायोसिन होता है। उस एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं उसके द्वारा वहां पर कॉन्स्ट्रिक्शन की प्रोसेस होती है, जिसके द्वारा वहां पर जो सेल है वो सेल में कॉन्स्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। ये सेम वही यहां पर भी बात करेंगे। जो मस्कुलर टिश्यू है यानी मसल्स है, उस मस्कुलर जो सेल्स है उस सेल्स में भी यानी कि जो मायोफाइब्रिल जिसको हम कहेंगे वो वहां पर भी जो है इसी प्रकार के कुछ जो प्रोटीन यानी एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होंगे और उसके कारण ही जो हमारी मसल्स होती है वो मसल्स में एक्साइटेबिलिटी उत्पन्न होती है। तो ये चीज यहां पर बात कर रहे थे। अभी मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि इसके टाइप्स, मस्कुलर टिश्यू यानी कि जो टिश्यू है उसके टाइप्स कितने हैं। यहां पर मसल्स टिश्यू के कितने टाइप्स हैं, तो टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू आप देखेंगे यहां पर, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। देखिए अगर टाइप्स की बात करें तो यहां पर बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा विरोधाभास आपको मिलेगा। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि मस्कुलर टिश्यू देयर आर 3 टाइप्स एंड सम मानते हैं और कुछ मानते हैं कि ये केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रेटेड मसल्स, एक होता है स्ट्रेटेड मसल्स जिसे हम लोग स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं, और दूसरा होता है अनस्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड या अनस्ट्रिप्ड मसल्स। एक तीसरा भी होता है कार्डियक मसल्स, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जो स्ट्रेटेड मसल्स है इसी स्ट्रेटेड मसल्स को 3 फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। इस स्ट्रेटेड मसल्स को 3, एक को स्केलेटन मसल्स मान लिया गया, स्केलेटन मसल्स, कुछ को इसमें जो है यहां पर जो है स्केलेटन मसल्स हो गया, कार्डियक मसल्स की श्रेणी रखते हैं, और इसके अलावा स्मूथ स्ट्रिप्ड मसल्स। तो यहां पर नहीं तो कुछ साइंटिस्ट क्या करते हैं इसको 3 पार्ट स्ट्रेटेड, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स में रखते हैं। तो आपको यहां कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं आज पूरी की पूरी जो हमारी वीडियो है वो बेस है इस स्ट्रेटेड मसल्स पर। और क्यों इसको स्केलेटन मसल्स कहते हैं, क्यों इसको कार्डियक मसल्स कहते हैं और क्यों इसको जो है यहां पर स्मूथ मसल्स कहते हैं, ये यहां पर आपको देखना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और उस फिगर को हम बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है हम लोगों को। लेकिन अभी सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। यानी पहला हम लोग का टॉपिक यहां स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, या इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रिप्ड मसल्स। क्यों इसको स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं, इसी की बात करना। क्यों इसको स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं, क्यों इसको स्केलेटन मसल्स कहते हैं, क्यों इसको कार्डियक मसल्स की श्रेणी में भी इसको कार्डियक मसल्स को भी श्रेणी में रखते हैं। तो सबसे पहले समझिए स्ट्रेटेड मसल्स या स्ट्रिप्ड मसल्स के बारे में। ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं ये हमारी इच्छा के अनुरूप गति करता है। मींस हम चाहेंगे चलना तो हम चलेंगे, हम चाहेंगे वहां पर अगर चल रहे हैं तो लोकोमोशन कर रहे हैं, तो मेरी इच्छा पर निर्भर कर रहा है कि मैं वहां लोकोमोट करूं या ना करूं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा हाथ पैर है उस हाथ पैर में हम जो मूवमेंट कर रहे हैं, ये जो हाथ पैर हिला रहे हैं ये एक्चुअल में हम इच्छा अनुसार कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये पूरा का पूरा जितने हम आप देख रहे हैं कि हाथ को हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, यानी जहां पर हम अपने इच्छा अनुसार मूवमेंट करा ले रहे हैं, जो अपने इच्छा अनुसार मूवमेंट करा रहे हैं वो सभी के सभी स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं। मींस हम इसको कह सकते हैं, इसको वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं, आप इसको वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हम इससे इस प्रकार के मसल्स में अपनी इच्छा अनुसार गति दर्शाते हैं। इसके अलावा इसकी जो मसल्स होता है ये मसल्स हमारे बोन यानी स्केलेटन सिस्टम से संबंधित होता है। जो हमारे बोन्स होते हैं ये है बोन्स, तो ये बोन्स क्या होते हैं जो मसल से जुड़े होते हैं।
जिन मसल से जुड़े होते हैं वो मसल्स एक्चुअल में स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं, इसको स्ट्रिप्ड मसल्स भी कहते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग जो है यहां पर स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं। स्केलेटन मसल्स भी इसीलिए कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह यहां पर जो है जो हमारी स्केलेटन होती है, जो हमारे बोन्स होते हैं, वो जा करके इस मसल से जुड़े होते हैं, इसीलिए हम इसको यहां पर जो है इसको स्केलेटन मसल्स के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इसको हम लोग जो है फेजिक टाइप ऑफ मसल्स भी कहते हैं। इसको हम लोग फेजिक टाइप ऑफ मसल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं फेजिक टाइप ऑफ मसल? क्योंकि यहां पर जो है जो पूरा मूवमेंट होता है, बड़ी तेजी से जो गति होता है, द्रुतशील गति होता है, वो इसी पर डिपेंड्स होता है, इसीलिए इसको फेजिक टाइप ऑफ मसल्स भी कहते हैं। फेजिक टाइप ऑफ मसल्स भी कहते हैं। इसके अलावा ये हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, ये हमारे पूरे बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, इसलिए इसको हम सोमैटिक मसल्स भी कह सकते हैं। इसको हम सोमैटिक मसल्स भी कह सकते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया कि इसको हम किस किस नाम से जानते हैं? स्टैगर्ड मसल्स, स्ट्रिप्ड मसल्स, स्केलेटन मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, फेजिक टाइप ऑफ मसल्स एंड सोमैटिक मसल्स के नाम से इसको हम जानते हैं। यानी कि इसको डिफरेंट जो है नाम से जाना जाता है। मैं अभी बात कर रहा था ये स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों कहते हैं इसको? स्ट्रिप्ड मसल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, यानी इस जो यहां पर मसल्स है, मसल सेल है, उस मसल सेल में बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो मायोफाइब्रिल जो होते एक ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ खांच के रूप यानी अनुप्रस्थ धारी के रूप में प्रेजेंट होता है, अनुप्रस्थ धारी के रूप में वहां पर प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको हम लोग जो है स्ट्रिप्ड मसल्स के नाम से जानते हैं। तो इसको भी समझेंगे। तो इसके टॉपिक समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स। सबसे पहले समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि हम इसको स्ट्रिप्ड मसल्स क्यों कहते हैं या स्ट्रेटेड मसल्स इसको क्यों कहा जाता है। ये टॉपिक भी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसका, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स। देखिए अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले तो मैं इसकी साइज की बात कर दे रहा हूं। इसकी साइज की बात पहले मैं कर दे रहा हूं। इसकी साइज जो होती है यानी शेप एंड साइज की मैं बात करूंगा यहां पर, शेप एंड साइज। तो इसकी साइज 1 मिलीमीटर से लेकर के 1 मिलीमीटर टू 30 सेंटीमीटर तक होती है। कैसी होती है? लॉन्ग होती है, या कैसी हो सकती है? सिलेंड्रिकल भी हो सकती है, या और भी कोई शेप है? बिल्कुल है, थ्रेड लाइक भी हो सकती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का भी हो सकता है, धागे नुमा संरचना में होती है। और क्या होता है? एक तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहां पर ये प्रेजेंट होता है, और साथ में अनब्रांच्ड होता है, यानी शाखित नहीं होता ये कैसा? थ्रेड लाइक अनब्रांच्ड होता है, अनब्रांच्ड स्टेज पे प्रेजेंट होता है, अशाखित रूप में पाया जाता है। तो ये तो इसके शेप एंड स्ट्रक्चर। अगर हम इसका टीएस काटें, अगर इसका टीएस काटे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि बहुत सारे इसमें मायोफाइब्रिल यानी मसल्स फाइबर, मायोफाइब्रिल मींस मसल फाइबर, मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं एक टीएस के रूप में इसको मान लेते, टीएस मैंने काटा और वो टीएस इस प्रकार से इसमें फॉर्म में है, देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये यहां पर ये इसका सबसे ऊपरी पार्ट है, इसको एपिमाइसियम कहेंगे। चलिए इसी में बहुत सारे जुड़े होंगे। ऐसे पूरा गोल गोल से यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा, इसको फैसिकुलाई कहते हैं, इसको फैसिकुलाई कहते हैं, गुच्छा कहते हैं। तो गुच्छे इसमें जो बहुत सारे फैसिकुलाई गुच्छा जो है किसी भी मसल जो मसल्स है, मसल सेल है, मस्कुलर टिश्यू में मसल जो सेल है उस सेल में ये प्रेजेंट होता है। तो यहां पर क्या होता है? ये बहुत सारे ऐसे से आप इसको बना सकते हैं। ये यहां पर
इसी में बहुत सारे मसल्स फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे इसमें मसल्स फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जो फैसिकुलाई है, प्रत्येक फैसिकुलाई में बहुत सारे मसल्स फाइबर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से देखेंगे वीडियो पूरा क्लियर, इसको आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख करके पूछ सकते हैं कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आया। तो मैं यहां पर भी बात करने वाला हूं, इसके फिगर कंप्लीट हो गए। अब ये जो यहां पर आप देख रहे हैं इसको कहते हैं मसल फाइबर। ये क्या हो गया? मसल फाइबर होते हैं। और ये किसमें बंद है? इसको कहते हैं फैसिकुलाई। इसको कहते हैं फैसिकुलाई, मीन्स होता है गुच्छा। गुच्छे में ये यहां पर है, बंच फॉर्म में प्रेजेंट है। और यहां पर आप देखेंगे जो यहां पर माइसीलियम प्रेजेंट है, ये यहां पर जो है माइसीलियम यहां पर प्रेजेंट आ रहा है, इसको माइसियम यहां पर प्रेजेंट है। इस माइसियम को हम कहेंगे एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम कहते हैं। इसके अलावा सबसे ऊपर वाला इसको हम लोग एपीमाइसियम कहते हैं। और इसके साथ में जो फैसिकुलाई के चारों ओर यहां पर प्रेजेंट है, इस चारों ओर यहां पर जो प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं पेरीमाइसियम, पेरीमाइसियम। तो इस तरह से अगर हम किसी एक मसल यानी जो मसल सेल है उसका अगर हम टीएस काटे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि उसमें जो है बहुत सारे, एक तो फैसिकुलाई एक गुच्छे व्यवस्थित होगा, और वो जो गुच्छा होगा उस फैसिकुलाई के अंदर की ओर बहुत सारे मसल फाइबर वहां पर प्रेजेंट होंगे। और उस मसल फाइबर के बीच बीच में एंडोमाइसियम प्रेजेंट होगा। और इस फैसिकुलाई के बीच बीच में, यानी इस फैसिकुलाई के जो कनेक्ट यहां पर बीच में होता है, यहां पर पेरीमाइसियम होता है। और चारों ओर से ये सारे पार्ट चारों ओर से एपीमाइसियम से घिरे होते हैं। तो इस तरह से जिसका स्ट्रक्चर होता है इस स्टिफ्ड मसल्स का। यहां पर आप ये जो मसल फाइबर देख रहे हैं ये एक धारी के रूप में, ये सामने से देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा तिरछा करेंगे तो आपको ये कुछ इस शेप का दिखाई पड़ेगा, इस शेप का दिखाई पड़ेगा। तो एक धारी के रूप में, ट्रांसवर्स फॉर्म में धारी के रूप में दिखाई पड़ता है। और ये जो धारी होते हैं, बैंड होता है, इसी बैंड के प्रेजेंस के कारण इसको स्टिफ्ड मसल्स कहते हैं। हालांकि ये जो बैंड होता है, ये बैंड जब इसको स्टेन किया जाता है तो दो प्रकार का होता है, एक डार्क बैंड बनता है और एक लाइट बैंड बनता है। एक डार्क बैंड बनता है और एक लाइट बैंड यहां पर बनता है। तो ये इसके यहां पर बात थी। अब मैं बात कर रहा हूं जैसे जो आउट सेल होता है नॉर्मल, उसी प्रकार का ये भी सेल होता है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा। अभी मैं इसके सेल की और बात करूं, स्ट्रक्चर आप स्टिफ्ड मसल्स पर ही हम लोग बात कर रहे हैं, यानी जो स्टिफ्ड मसल का सेल उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके बाद इसके जो सेल होते हैं उस सेल में पार्ट को क्या क्या कहते हैं उसको भी यहां पर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये पार्ट यहां पर हो गया। अब आगे चलते हैं, इसी में देखते हैं, इसी वाले पार्ट में ही इसमें होता क्या है कि जो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे आप एक सेल बनाइए, आपको कहा जाए कि आप एक सेल बना लीजिए, एक सेल, ये सेल मान लेते बना लिया, ठीक। तो आप क्या क्या बनाएंगे? एक तो उसका सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे, क्लियर है, यानी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। इसके बाद इसके अंदर की ओर अगर जाएंगे तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल जाएगा। इसके बाद इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें प्रेजेंट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें आ जाएगा। इसमें साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो यही सारे पार्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं इसके सेल में, बट नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कभी कभी होता है क्या कंफ्यूजन हो जाता है नाम को लेकर के। तो आपको समझना है कि जैसे किसी सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है तो हम उसको या तो सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह सकते हैं, यही होता है। बट यहां पर क्या होता है, स्टिफ्ड मसल्स यानी जो मसल्स है, पूरे मसल्स की मैं बात करूं, अब यहां पर स्टिफ्ड अनस्टिफ्ड दोनों भी आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। लेकिन मेन मैं स्टिफ्ड मसल अभी पढ़ा रहा हूं। तो इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या तो हम इसको प्लाज्मा लेमा बोल सकते हैं या यहां पर हम इसको सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, अगर किसी नॉर्मल सेल की मैं बात कर रहा हूं। बट अगर मैं जो मसल्स है, मस्कुलर टिश्यू के सेल्स की बात कर रहा हूं, तो वहां पर इसको हम सार्कोलेमा शब्द से यूज करेंगे। इसके लिए हम सार्कोलेमा शब्द का यूज करेंगे।
यानी कि इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग सार्कोलेमा कहेंगे। इसके अलावा इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है, जो इसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है, हम लोग मेनली साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो नॉर्मल सेल होता है। बट अगर हम मस्कुलर टिश्यू के सेल्स की बात करें तो यहां पर इसको हम जो है सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक अगर कहां पर पाया जाता है, अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि हमारी बॉडी में किस सेल में किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक पाया जा रहा है, तो आप तुरंत कहिए मस्कुलर टिश्यू में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा फंक्शन तो वही कर रहा है, तो दौड़ रहे चल रहे, सबसे ज्यादा एनर्जी तो वहीं पर लूज हो रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता वही तो है, तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक प्रेजेंट होता है। बट हम यहां पर इसके लिए शब्द का यूज करते हैं, सार्कोसोम शब्द का यूज यहां पर करते हैं। तो सार्कोसोम शब्द का यहां पर यूज करते हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कैल्शियम आयन, बहुत द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको हम जब कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स पढ़ा रहे थे तो मैंने वहां पर सिनेप्सिस टॉपिक आया था, उस सिनेप्सिस टॉपिक में मैंने बताया था कि किस प्रकार से वहां पर पोलराइजेशन होता है सिनेप्स में, किस प्रकार से सोडियम चैनल आयंस खुलते हैं और साथ में कैल्शियम चैनल आयंस भी खुलते हैं। तो वो कैल्शियम का रोल भी आ, क्योंकि इसके भी जो ये आप देख रहे हैं सार्कोलेमा, ये एज ए नर्व फाइबर के रूप में काम कर रहा है। ये भी जैसे नर्व फाइबर में चैनल आयंस होते हैं, सोडियम चैनल आयंस होते हैं, पोटेशियम चैनल आयंस होते हैं, कैल्शियम चैनल आयंस होते हैं, क्लोराइड चैनल आयंस होते हैं, सेम उसी प्रकार से यहां पर भी ये इलेक्ट्रिसिटी करता है, यानी इसमें भी इलेक्ट्रिक के गुण होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये यहां पर सार्कोलेमा भी जो है सेम नर्व फाइबर के रूप में काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसमें वो चीज जो कैल्शियम आयंस होता है रिलीज कहां से होता है, तो वो एक्चुअल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। बट ये चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर हम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके लिए हम यहां पर शब्द यूज करते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का यूज यहां पर करते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द का यूज यहां पर हम लोग करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण। अब बात करते हैं कि वैसे तो सेल की बात, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होता है कि जो यहां पर सेल होते हैं उस सेल में बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, यानी इसके जो न्यूरोफाइब्रिल होते हैं उसमें बहुत सारे केंद्रक प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मींस ये सिंसाइशियल फॉर्म में होता है, सिंसाइशियल फॉर्म में होता है। तो यानी न्यूक्लियस बहुकेंद्र की अवस्था में यहां पर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस सिंसाइशियल फॉर्म में यहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस मसल्स की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मैंने मस्कुलर टिश्यू की बात किया था कि ये मेसोडर्म से उत्पत्ति होती है, आपको बताया कि मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति होती है। बट ये सेल कैसे बन रहा है? ये तो लेयर है, एम्ब्रियोनिक लेयर है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म होता है। बट सभी सेल कहीं ना कहीं किसी स्टेम सेल के द्वारा ही डेवलप होती है, एक स्टेम सेल होता है, उस स्टेम सेल से डेवलप होती है। तो यहां पर भी जो स्टेम सेल्स होता है वो मायोब्लास्ट होता है, यानी इसका जो ओरिजिन होता है इस प्रकार की कोशिका का, ये एक स्टेम सेल के समेकन से बना होता है जिसका नाम है मायोब्लास्ट। मायोब्लास्ट, और ये क्या है? ये स्टेम सेल के समेकन से बनता है, यानी स्टेम सेल है, और इसी के द्वारा नई नई कोशिकाएं, मस्कुलर सेल्स जो होते हैं वो बनते रहते हैं और वो मिल करके मस्कुलर टिश्यू का निर्माण यहां पर करता है। अच्छा, इसमें और भी कुछ पाए जाते हैं, यानी ये सब चीज तो पाया जा रहा है। किसी भी अगर उसकी बात करें ये मसल्स की, मस्कुलर जो सेल है उसकी बात करें तो उसमें आपके सार्कोलेमा है, सार्कोप्लाज्म, सार्कोसोम से, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बहुकेंद्रकीय स्ट्रक्चर होती है, सिंसाइशियल फॉर्म में होता है। और साथ में यहां पर जो है डिफरेंट टाइप के यहाँ पर ग्लाइकोजन भी इसमें प्रेजेंट होता है, आपको याद रखना है, इसमें ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होता है। अब क्या क्या प्रेजेंट होता है और भी चीजों को लिख देते तो इसमें ग्लाइकोजन भी प्रेजेंट होता है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजन और कैल्शियम आयन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्लाइकोजन जब से प्रेजेंट होता है तो वही जो है ग्लूकोज पे कन्वर्ट होकर के एनर्जी प्रोड्यूस कराएगा। तो ग्लाइकोजन इसमें प्रेजेंट होता है। इसमें कह सकते हैं कि इसमें कुछ जो है विटामिन भी प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम पार्ट यहाँ पर आता है, एंजाइम से प्रेजेंट होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 3 सॉल्युबल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखना है आपको, इसमें 3 सॉल्युबल प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं, 3 सॉल्युबल प्रोटीन्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब वो तीनों प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है मायोग्लोबिन,
मायोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो ये हीमोग्लोबिन के समान होता है, हीमोग्लोबिन के समान होता है, यानी इसमें भी ऑक्सीजन को बांधने की कैपेसिटी है, ये भी ऑक्सीजन को बांध सकता है। इसके अलावा मायो एल्ब्यूलिन भी होता है, इसमें मायो एल्ब्यूलिन होता है, और इसके अलावा इसमें मायोजेन प्रोटीन होता है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, मायोग्लोबिन, मायोएल्ब्यूलिन और मायोजेन नामक 3 घुलनशील प्रोटीन भी इसमें जो है प्रेजेंट होता है। तो ये यहां पर इसके स्ट्रक्चर थे कि स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज भी आपने देख लिया कि इसमें पाया जाता है। अब मैं बात कर रहा हूं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की। अब बात करते हैं कि इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात किया जाता है, या उससे पहले इसके जो अगर हम सार्कोप्लाज्म में बात करें तो उसी सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल्स जो होता है बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। जो सार्कोप्लाज्म है, इसी सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। मायोफाइब्रिल्स मींस यहां पर हम कह सकते हैं मसल्स फाइबर। जिसके लिए एक और शब्द का यूज किया जाता है सार्कोस्टाइल, इसके लिए एक शब्द का यूज करते हैं सार्कोस्टाइल। तो ये यहां पर इसके सार्कोप्लाज्म में ये सब चीज तो पाई जा रही है। सार्कोप्लाज्म में क्या क्या है, सार्कोसोम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सिंसाइशियल न्यूक्लियस है, एंड ग्लाइकोजन है, एंजाइम्स है, इसके साथ 3 सॉल्युबल प्रोटीन्स है, मायोग्लोबिन, मायोएल्ब्यूलिन और मायोजेन, इसके साथ मायोफाइब्रिल्स से बिखरे हुए रहते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या होता है, कोई धागेनुमा बैंड के रूप में स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग सार्कोस्टाइल के नाम से जानते हैं। तो ये यहां पर पोजीशन, मायोफाइब्रिल के जो समूह होते हैं उसको लोग सार्कोमियर कहते हैं। यहां पर ध्यान रखना है कि जो मायोफाइब्रिल होते हैं इसमें क्या होते हैं, 2 प्रकार के प्रोटीन आपको पढ़ाएंगे, एक एक्टिन प्रोटीन होता है और दूसरा मायोसिन प्रोटीन होता है। ये जो एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होता है इन दोनों के समूह को कहते हैं सार्कोमियर। तो आपको एक एक नाम को इसमें याद रखना है, बहुत सारे नाम है इसमें। तो एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है उसके समूह को कहते हैं सार्कोमियर। ऐसा नहीं कि केवल 2 ही होते हैं, अभी आप और भी पढ़ेंगे, ट्रोपोनिन भी है, ट्रोपोमायोसिन भी है, उसकी बात मैं करूंगा अभी। तो एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं प्रोटीन, इसको हम लोग सार्कोमियर कहते हैं, दोनों के समूह को सार्कोमियर कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स। तो बात करते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिप्ड मसल्स की। चलिए देखिए, थोड़ा सा आप उस साइड चलेंगे, थोड़ा सा उसको ध्यान से आप देखेंगे, थोड़ा सा हमें इसको ठीक करते हैं। अब आपको यहां पर ध्यान से देखेंगे कि यहां पर हमने कुछ फिगर पहले से ड्रा किया है। तो यहां पर क्या है कि ये जो मैंने बनाया है ये पूरा एक कह सकते हैं मसल्स का है, मसल है, मस्कुलर सेल है। इसके जो पूरे पार्ट है, यानी इस पूरे पार्ट को यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है यही है सार्कोमियर, यही है सार्कोमियर। क्लियर हो गया आपको? अब इस सार्कोमियर, यानी सब ये सार्कोमियर है, उसमें आप देख रहे हैं कुछ लाइट बैंड है, कुछ डार्क बैंड है। चलिए इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइड कर दिया गया और इस तरह से सेमेस्टर बन गया। उसी को थोड़ा सा मैग्नीफाइड किया और यहां पर स्ट्रक्चर बन करके आ गया। अब उस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे ये जो फॉर्म होता है, यहां पर आप देखें तो इसको यहां जेड लाइक स्ट्रक्चर है, जेग जैक लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं जेड बैंड, इसको नाम देते हैं जेड बैंड, या इसको हम कह सकते हैं क्राउसी मेम्ब्रेन, क्राउसीज मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर हो गया? इसमें आप ये जो देख रहे हैं यहां पर, ये यहां पर पोजीशन थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं यहां पर एक मोटी लाइन देख रहे हैं, यानी डार्क जो है बैंड, ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है। एक्चुअली जो डार्क बैंड होता है ये मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। ध्यान से देखेंगे ये क्या है, ये मायोसिन प्रोटीन का बना है, ये मायोसिन है, मायोसिन प्रोटीन का बना होता है। और ये जो हल्का वाला आप देख रहे हैं ये एक्टिन प्रोटीन का बना होता है, एक्टिन प्रोटीन का बना होता है। एक्चुअल में एक्टिन प्रोटीन पर यहां पर जो है थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर और भी, ट्रोपोमायोसिन भी यहां पर प्रेजेंट होता है, ट्रोपोनिन इसको भी कहेंगे,
उसकी भी हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी तो मैं पर नॉर्मल चीज बता रहा हूँ, अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका पढ़ा रहा हूँ। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, यानी इसको हेडिंग डाल दें हम, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मस्कुलर या मसल्स। तो ये चीज यहां पर, अब देखिए यहां पर कुछ बैंड का नाम आपको याद रखना है। ये जो बैंड होता है, जो डार्क बैंड है, ये पूरा डार्क बैंड, इस डार्क बैंड को हम कहते हैं यहां पर ए बैंड। इसको नाम दिया गया ए बैंड। बैंड आपको याद रखना है, बैंड, ठीक है, जैसे यहां पर बैंड नहीं लिखा वैसे बैंड। इसके बाद ये जो यहां से यहां आप देख रहे हैं पोजीशन, जहां से ये और ये यहां पर समाप्त हुआ है, रुका है, इसी के ठीक ऊपर से यहां से लेकर के यहां तक का जो भाग होता है, इसको हम लोग कहते हैं एच बैंड। इसको कहते हैं एच बैंड। तो एच बैंड क्या है? ये पूरा का पूरा पोजीशन जो आप देख रहे हैं, जहां पर वो जाकर के जो एक्टिन प्रोटीन है, एक्टिन फिलामेंट वहां पर रुका है, वो एच बैंड है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहां पर जो है ये जो बीच में भाग है, ये बीच वाला भाग, इसको कहते हैं एम बैंड। एकदम बीचों बीच भाग को एम बैंड कहते हैं। और ये जो आप हल्का वाला बाउंड देख रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है, ये वाला या ये वाला, इसको कहते हैं आई बैंड। इधर का भी और उधर का भी आई बैंड होता है। ये आई बैंड है, ये आई बैंड है, ये ए बैंड है। ये पूरा जो डार्क देख रहे हैं वो ए बैंड है, बीच में एम बैंड, एच बैंड और ए बैंड। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर, ये जेड बैंड की श्रेणी में आते हैं, इसको जेड बैंड कहते हैं। अब देखिए यहां पर जब कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मान लेते हैं कि यहां पर स्टिमुलेशन की प्रोसेस हुई, कोई उद्दीपन मिला, तो उस उद्दीपन के फलस्वरूप क्या होगा, यहां स्टिमुलेशन होगा और जो यहां पर एक्टिन प्रोटीन होता है वो आगे की ओर खिसकेगा। ये नहीं खिसकेगा, ये ध्यान रखिएगा। जो यहां पर मायोसिन प्रोटीन है वो अपनी पोजीशन पर होगा और ये यहां पर थोड़ा सा आगे हो जाएगा। आप देखेंगे, इसको मैं फिर से बना रहा हूं इसी चीज को। ये आपका हो गया मायोसिन वाला, ये मायोसिन वाला हो गया। अब इसमें एक्टिन क्या होता है कि ये थोड़ा सा आगे चल करके आता है और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं इस तरह से, दोनों यहां पर। अभी हम उसकी बात कर लेंगे, जो ऐसा जेड बनाया उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। ये पोजीशन में आ जाते हैं। ये यहां पर आ गया। अब ये चीज ये जेड वाला आ गया। ये यहां पर जेड वाला आ गया इधर। तो अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ और ये जो आई बैंड था, ये आई बैंड जो था, आई बैंड, ये आई बैंड आगे की ओर खिसका, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि मायोसिन वाला जो है यानी ए बैंड जो है वो वहां पर कोई पोजीशन नहीं हुआ और दोनों कहां तक आए हैं, दोनों आए इस एम बैंड तक आ गए। यानी एम बैंड, ये बीचों बीच में एम बैंड था, ये बीच में एम बैंड है, उस एम बैंड तक आते हैं। यानी एच जो एच बैंड यहां तक था, एच बैंड, इस एच बैंड को ये क्रॉस करके आगे की ओर बढ़ करके ये एम बैंड तक प्रवेश कर जाता है और एम बैंड पर जैसे पहुंचते हैं वो वहां पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर जैसे रिलैक्स होता है फिर ये वापस अपने एच पोजीशन वाले स्टेज पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से रिलैक्सेशन हो जाता है। तो जब मसल्स में हम कोई भी मूवमेंट कराते हो तो लगातार बार बार जो ऊपर नीचे इस तरह से चलता रहता है और इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन होता रहता है और इस कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा इसमें एनर्जी का लॉस होता है। इसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है और इस एनर्जी के लॉस का जो यूज होता है वो यहाँ पर एटीपी उसकी पूर्ति करता है एटीपीएज एंजाइम की सहायता से। एटीपीएज एंजाइम की सहायता से इसको एनर्जी मिलता है। इसीलिए मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया सबसे अधिक यहाँ पर पाया जाता है क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चाहिए। तो उस एटीपीएज एंजाइम की उपस्थिति में लगातार एटीपी बनता रहता है और उस एनर्जी के द्वारा यहाँ पर बनता है। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो होता है आप देख रहे हैं, ये जो आप बैंड देख रहे हैं इसमें क्या होता है, इसमें जैसे ये है तो यहां पर एक जो है एक ऐसे छोटा सा यहां पर ट्रोपोनिन होता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन इसमें होता है, ठीक है।
ये ट्रोपोनिन प्रोटीन करते कैसे होता है, देखिए कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है कि जैसे ये मान लेते कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो मैंने कहा कि सेम वही नर्व फाइबर की तरह ये भी जो है इलेक्ट्रिकली होता है, यानी कि इसमें भी जो है पोलराइजेशन की प्रोसेस होती है। सोडियम चैनल आयंस खुलता है, साथ में कैल्शियम चैनल आयंस खुल जाता है। और ये कैल्शियम आयंस आया कहां से, ये आया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आया। जब इसमें क्रिया होती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन को रिलीज कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या किया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कैल्शियम को रिलीज कर दिया। कैल्शियम क्या करेगा, जाकर के ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोनिन है उस ट्रोपोनिन का निर्माण करता है। ट्रोपोनिन का निर्माण किया, ट्रोपोनिन ने क्या किया, अब वहां पर प्रेरित किया जो ट्रोपोमायोसिन होता है, ट्रोपोमायोसिन, ये ट्रोपोमायोसिन को प्रेरित किया। और ये ट्रोपोमायोसिन यही होता है, और जा करके ट्रोपोमायोसिन जो है यहां पर जो एक्टिन और मायोसिन है इसके बीच में यहां पर जो है सेतु बंध बना लेता है, ब्रिज बना लेता है। तो यहां पर एक ब्रिज का निर्माण हो जा रहा है, ये ब्रिज बन गया, ब्रिज। और अब ये मूवमेंट होता है, तो ये अपने पोजीशन पर होगा, ये इस तरह पे है, मान लेते थोड़ा सा कम और इधर बना देते हैं, ये यहां पर ये मान लेते ब्रिज बना है। तो अब ये जब आगे की ओर खिसकेगा तो अब ये पोजीशन यहां पर जो था, ये इसी को ध्यान से देखेंगे आप, ये मैं यहां पर अब इसको इस तरह बोल जाएगा, इस तरह से। तो ये लगातार, इसमें कोई प्रोसेस नहीं होती है, इसको हम लोग जी प्रोटीन भी कहते हैं। जी प्रोटीन 300 मोनोमर्स का बना होता है। तो ये पोजीशन, और ये फिर जब घूम के जाएगा तो ये पोजीशन में आता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है, दोनों तरफ लगे होते हैं। तो यहां पर जो है जो कैल्शियम आयन होता है उस कैल्शियम आयन की बहुत भूमिका होती है। लेकिन कभी कभी आप सुनोगे जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसमें अकड़न आ जाती है। वो अकड़न इसीलिए आती है क्योंकि जब वो मर जाता है तो उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। इसके फलस्वरूप क्या होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो कैल्शियम आयन को वहां से रिलीज नहीं कर पाता है। और जब कैल्शियम आयन रिलीज नहीं होता तो ट्रोपोनिन नहीं बनता, ट्रोपोनिन नहीं बना तो ट्रोपोमायोसिन जाकर के सेतुबंध से जुड़ नहीं पाता है। इस फंक्शन में यहां पर क्या होता है कि वो प्रोसेस रुकी रहती है, ये आगे पीछे नहीं होता है। जब तक ये जुड़ेगा नहीं तब तक आगे पीछे नहीं होगा वहां पर, तो वो वहां पर अकड़न उत्पन्न हो जाती है। इसी को कहते हैं जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर अकड़ जाती है। तो कैल्शियम आयन की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, जो हमारे मसल्स चल रहे हैं इसलिए में कैल्शियम आयन की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए कहा जाता है कैल्शियम को, आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा हमेशा स्थिर बनी रहनी चाहिए। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान देना है कि कैल्शियम आयन अगर प्रेजेंट है तो बहुत ही आसानी से मूवमेंट होगा, और आप में जो मसल्स में होता है नहीं पेन होता है, वो पेन यहां पर नहीं होता है। तो ये पूरा जो टॉपिक था आपने देखा, स्ट्रेटेड मसल्स था, स्टिफ्ड मसल्स, इसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, हमारी इच्छा अनुसार काम करता है। वॉलंटरी मसल्स के नाम से भी इसको जानते हैं हम लोग। इसके अलावा फेजिक टाइप ऑफ मसल्स के नाम से भी जानते हैं इसको, सोमैटिक मसल्स के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।